Friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss about thermodynamic scale of temperature. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊष्मागतिकी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। In this lecture, we will discuss about thermodynamic scale of temperature, 0 on the absolute scale of temperature, size of degree on the absolute scale of temperature, identity of perfect gas scale and absolute scale of temperature, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के हमारे इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना, परम ताप पैमाने पर 0, परम ताप पैमाने पर डिग्री का आकार, आदर्श गैस ताप पैमाना तथा परम ताप पैमाने की समदृशता तथा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। So thermodynamic scale of temperature. This scale is also known as absolute scale of temperature or work scale of temperature. ऊष्मागतिकी ताप पैमाना, परम ताप पैमाना तथा कार्य ताप पैमाना भी कहलाता है। Since the efficiency of a reversible Carnot engine depends on the two temperature between which it works, किसी कार्नो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उन दो तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य यह कार्य करता है। It is independent of the properties of the working substance. दक्षता का मान कार्यकारी पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता है। तो आपने कार्नोट इंजन में कौन सा वर्किंग सब्सटेंस फिल किया है, कौन सा कार्यकारी पदार्थ भरा है, उसके गुण पर उसकी दक्षता निर्भर नहीं करती है। Thus, there is a property which absolutely depends on the temperature and on nothing else. अतः एक ऐसा गुणधर्म है जो पूर्णतः ताप पर निर्भर करता है तथा अन्य किसी भी गुण पर यह निर्भर नहीं करता है। Hence, if a temperature scale is defined utilizing this property of working of Carnot engine, then it is known as absolute scale of temperature. अतः यदि हम एक ऐसा ताप पैमाना परिभाषित करें जो कार्नो इंजन की कार्यप्रणाली के इस गुणधर्म पर आधारित हो तो वह ताप पैमाना परम ताप पैमाना कहलाता है। Because it does not depend on the particular property
ऑफ एनी सब्सटेंस, चूंकि यह पदार्थ के किसी विशेष गुण पर निर्भर नहीं करता है, सो इट इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसलिए यह ताप पैमाना परम ताप पैमाना कहलाता है। नाउ वी कंसिडर अ रिवर्सिबल इंजन which takes Q1 heat at temperature θ1 and rejects Q2 heat at temperature θ2. These temperatures are measured on any arbitrary scale. माना एक उत्क्रमणीय इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है तथा θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है या देता है। θ1 तथा θ2 ताप किसी स्वच्छ पैमाने पर मापे गए हैं। नाउ हियर वी हैव अ सोर्स विच इज एट टेम्परेचर θ1, तो यहां पर एक स्रोत है जो θ1 ताप पर है, एंड दिस इज a sink which is at temperature θ2, तथा यह एक सिंक है जो θ2 ताप पर है। दिस इज आवर इंजन, यह हमारा इंजन है, एंड दिस इंजन टेक्स Q1 हीट एट टेम्परेचर θ1। यह इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है एंड it rejects Q2 heat at temperature θ2, तथा यह इंजन θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा देता है। So the efficiency of this engine will be, अतः इस इंजन की दक्षता होगी eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1। से हमने हीट की टर्म्स में एफिशिएंसी निकाली है, ऊष्मा के पदों में दक्षता का मान निकाला है, एंड दिस एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तथा यह दक्षता ताप का फलन होगी। सो दिस विल बी फंक्शन ऑफ θ1 θ2, और Q1 upon Q2 is equal to 1 upon 1 minus f of θ1 θ2। तो यहां से Q1 upon Q2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमको मिल गई है 1 upon 1 minus f of θ1 θ2, एंड इसको हमने फंक्शन कैपिटल F लिख दिया है। सो कैपिटल F θ1 θ2, so Q1 upon Q2 is a function of θ1 and θ2. Similarly, if the reversible engine works between θ2 and θ3 such that θ2 is greater than θ3 and it takes Q2 heat from the source and rejects Q3 heat to the sink, then इसी प्रकार यदि एक उत्क्रमणीय इंजन θ2 तथा θ3 ताप के मध्य कार्य करता है तथा θ2 का मान θ3 से अधिक है, यह इंजन स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है तथा सिंक को Q3 ऊष्मा देता है। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा है, सिमिलरली वी कैन राइट एन अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Q2 एंड Q3 एंड θ2 एंड θ3। तो इसी प्रकार हम एक अन्य सूत्र Q2 एवं Q3 के पदों में तथा θ2 एवं θ3 के पदों में लिख सकते हैं। सो वो क्या आएगा, Q2 upon Q3 is equal to
function of theta 2, theta 3. So Q2 upon Q3 is equal to function of theta 2, theta 3. If engine works between theta 1 and theta 3, then यदि इंजन थीटा 1 एवं थीटा 3 तापों के मध्य कार्य करे and it takes Q1 heat from the source and rejects Q3 heat to the sink, तथा यह स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है एवं सिंक को Q3 ऊष्मा देता है, तो Q1 upon Q3 is equal to function of theta 1, theta 3. Now Q1 upon Q2 हमने ये निकाला था, Q2 by Q3 हमारा ये था. Now इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? Q1 upon Q2 into Q2 by Q3 is equal to f of theta 1 theta 2 into f of theta 2 theta 3. Now Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा Q1 by Q3 is equal to f of theta 1 theta 2 into f of theta 2 theta 3. So Q1 upon Q3 की वैल्यू हमको ये मिल गई, बट Q1 by Q3 is equal to function of theta 1 theta 3. So अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो क्या होगा? f of theta 1 theta 3 is equal to f of theta 1 theta 2 into f of theta 2 theta 3. और ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन. यह समीकरण फलन समीकरण कहलाती है. Let f of theta 1 theta 2 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2. माना f of theta 1 theta 2 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2 है, and f of theta 2 theta 3 is equal to phi of theta 2 upon phi of theta 3. अब f of theta 1 theta 2 हमारा ये है, f of theta 2 theta 3 हमारा ये है. Here phi is another function of temperature. यहां phi ताप का एक अन्य फलन है. जैसे पहले हमने फंक्शन स्मॉल f लिया था, फिर कैपिटल F लिया था, इसी टाइप से एक नया ताप फलन या टेम्परेचर फंक्शन हमने phi माना है. तो एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, एक हमारी ये आई थी, एक हमने ये मानी है. सो अगर f of theta 1 theta 2 and f of theta 2 theta 3 की ये वैल्यूज हम यहां पर रख दें तो क्या होगा? f of theta 1 theta 3 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2 into phi of theta 2 upon phi of theta 3. अब phi of theta 2 से phi of theta 2 कैंसिल हो जाएगा. So f of theta 1 theta 3 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 3. So f of theta 1 theta 3 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 3. ये वैल्यू हमको मिल गई है. Since Q1 upon Q2 is equal to f of theta 1 theta 2, so इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें तो हमको क्या मिलेगा? Q1 upon Q2 is equal to f of theta 1 theta 2 is equal to phi of theta 1 upon phi of theta 2.
since θ1 is greater than θ2 and Q1 is greater than Q2, चूंकि θ1 का मान θ2 से अधिक है तथा Q1 का मान Q2 से अधिक है, सो अगर ये वैल्यूज हम यहां पर काम में लें, सो फाई ऑफ θ1 विल बी ग्रेटर देन फाई ऑफ θ2. Thus, function phi of theta is a linear function of theta and can be used to measure the temperature. इस प्रकार फलन phi of theta थीटा का रेखीय फलन है तथा इसका उपयोग ताप के मापन में किया जा सकता है. Now Q1 upon Q2 हमारे ये है. So if phi of theta represents a temperature tau on a new scale, then यदि phi of theta एक नए ताप पैमाने tau पर ताप का मान दर्शाता है तो Q1 upon Q2 is equal to τ1 upon τ2, क्योंकि phi of theta को हमने tau लिखा है, so phi of θ1 हो जाएगा τ1 and phi of θ2 equal to τ2, so Q1 upon Q2 is equal to τ1 upon τ2 and tau is the temperature on a new temperature scale, जहां tau एक नए ताप पैमाने पर ताप का मान है. This equation defines the Kelvin's absolute scale of temperature or Kelvin's absolute thermodynamic scale of temperature. यह समीकरण केल्विन का परम ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहलाता है. तो यह समीकरण केल्विन के परम ऊष्मागतिकी ताप पैमाने को परिभाषित करता है. According to this equation, the ratio of any two temperature on this scale is equal to the ratio of the heat absorbed and rejected by a Carnot's reversible engine working between these temperatures. इस समीकरण के अनुसार इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय कार्नो इंजन द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तथा सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा या निष्कासित की गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है. तो इस समीकरण के अनुसार इस पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं तापों के मध्य कार्यरत कार्नो उत्क्रमणीय इंजन द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तथा निष्कासित की गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है. सो इस इक्वेशन को हमने 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस τ2 अपॉन τ1 लिखा है. तो हमने क्या किया है, पहले Q2 अपॉन Q1 कर दिया. सो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू τ2 अपॉन τ1, फिर दोनों साइड में 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एक में से घटा दिया है. सो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस τ2 अपॉन τ1. नाउ एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो यह बन जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू τ1 माइनस τ2 अपॉन τ1. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है.
Q1 माइनस Q2 इज एक्चुअली W। Q1 माइनस Q2 का मान किए गए कार्य के बराबर होता है। सो द वर्क डन बाय द इंजन इज Q1 माइनस Q2। इंजन द्वारा किया गया कार्य Q1 माइनस Q2 होगा। सो Q1 माइनस Q2 की जगह हम W रख देते हैं। सो W अपॉन Q1 इज इक्वल टू τ1 minus τ2 upon τ1. Here, W represents the work done per cycle by the reversible engine working between the temperature τ1 and τ2. यहां W उत्क्रमणीय इंजन जो ताप τ1 एवं τ2 के मध्य कार्यरत है का प्रतिचक्र किया गया कार्य है। Since the difference in any two temperatures can be measured in terms of the work of a reversible heat engine working between the same two temperature, so this scale is also known as वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर। चूंकि किन्हीं दो तापों का अंतर उन्हीं तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन के कार्य को दर्शाता है, अतः यह पैमाना कार्य ताप पैमाना कहलाता है। क्योंकि यहां पर हमने टेम्परेचर के डिफरेंस को वर्क की टर्म्स में डिफाइन किया है, तापों के अंतर को हमने कार्य के रूप में परिभाषित किया है, तो ये जो टेम्परेचर स्केल होगा इसको हम वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर कहेंगे, कार्य ताप पैमाना कहेंगे। नाउ जीरो ऑन द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब परम ताप पैमाने पर शून्य मीन्स एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य का मान हमें ज्ञात करना है या परिभाषित करना है। सो जीरो ऑन द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, परम ताप पैमाने पर शून्य। सिंस द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, चूंकि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस τ2 अपॉन τ1। When τ2 इक्वल टू 0 then Q2 इक्वल टू 0। सो अगर τ2 हमारा शून्य हो तो Q2 भी 0 होगा और इससे ईटा की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। Thus, the zero of the absolute scale is that temperature at which the efficiency of a reversible engine is 1 or 100%। इस प्रकार परम ताप पैमाने पर शून्य वह ताप है जिस पर उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 1 या 100% होती है, 1 या 100% होती है। सो अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है या परम शून्य ताप है तो इंजन की दक्षता 100% होगी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी 100%। इट मीन्स एट दिस टेम्परेचर द होल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन इंजन is converted into work and no energy is rejected to the sink। अर्थात इस ताप पर इंजन द्वारा अवशोषित की गई संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है तथा सिंक को किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती है। तो जितनी भी एनर्जी इंजन ने एब्जॉर्ब की थी, अवशोषित की थी,
वो टोटल एनर्जी हमारी वर्क में चेंज हो गई है, कार्य में परिवर्तित हो गई है। The absolute zero temperature is the minimum temperature on absolute scale of temperature. परम शून्य ताप परम ताप पैमाने पर प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम तापमान है। इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर। इसका मतलब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, परम ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है। वहां पर न्यूनतम ताप परम शून्य ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। If a reversible heat engine takes Q1 heat from the source at τ1 and rejects Q2 heat to the sink at temperature minus τ2, then यदि एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन τ1 ताप पर स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है तथा -τ2 ताप पर सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, तो एफिशिएंसी या दक्षता eta इक्वल टू W/Q1 and this is equal to 1 minus Q2/Q1 is equal to 1 minus τ2 upon τ1 और ये क्या हो जाएगा 1 plus τ2 upon τ1। So 1 plus τ2 upon τ1। So eta is greater than 1 क्योंकि यहां पर eta की वैल्यू 1 plus τ2 upon τ1 आई है। इसका मतलब eta की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल है, eta is greater than 1 और W is greater than Q1 या W का मान Q1 से अधिक होगा। तो जितनी हीट हमने एब्जॉर्ब की है या जितनी ऊष्मा स्रोत में अवशोषित की है उससे अधिक वो कार्य कर रहा है, उसकी दक्षता 100% से भी अधिक हो गई है, जो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। Thus, the reversible heat engine performs more work than the heat it absorbs from the source, which is impossible. इस प्रकार उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन स्रोत से अवशोषित की गई ऊष्मा की तुलना में अधिक कार्य संपन्न करता है, जो असंभव है। तो जितनी इसने हीट एब्जॉर्ब की थी, जितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की थी, उससे ज्यादा ये वर्क कर रहा है, उससे अधिक ये कार्य कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। So it is impossible to attain negative temperature on the absolute scale of temperature. इस प्रकार परम ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप प्राप्त करना संभव नहीं है। इट मीन्स एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर मिनिमम टेम्परेचर जो अचीव कर सकते हैं, न्यूनतम तापमान जो प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा परम शून्य ताप होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। पर नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी एब्सोल्यूट स्केल पर पॉसिबल नहीं है। नाउ साइज ऑफ डिग्री ऑन द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। परम ताप पैमाने पर डिग्री का आकार। So size of degree on the absolute scale of temperature. परम ताप पैमाने पर डिग्री का आकार। To measure the size of degree, we keep a 100 degree difference between the steam point tau s and ice point tau I. डिग्री का आकार ज्ञात करने के लिए हम
वाष्प बिंदु टो एस तथा हिमांक बिंदु टो आई को 100 डिग्री अंतर में विभाजित करते हैं। तो हमारा आइस पॉइंट है या हिमांक बिंदु है और दूसरा स्टीम पॉइंट है, वाष्प बिंदु है। ये टो आई, ये टो एस, और इसके बीच में हमने 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, 100 बराबर भागों में इसको हमने विभाजित कर दिया है। सो टो एस माइनस टो आई इज इक्वल टू 100। टो एस हमारा स्टीम का टेम्परेचर हो गया एंड टो आई आइस का टेम्परेचर हो गया है ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। परम ताप पैमाने पर ये वाष्प तथा बर्फ के तापमान है। इफ अ रिवर्सिबल इंजन takes QS heat at steam point tau s and rejects Q heat to sink at temperature tau, then यदि एक उत्क्रमणीय इंजन वाष्प बिंदु टो एस पर QS ऊष्मा लेता है तथा टो ताप पर सिंक को Q ऊष्मा प्रदान करता है तो QS upon Q is equal to tau S upon tau. Similarly, if a reversible engine takes Q heat at temperature tau and rejects QI heat to the sink at ice point tau I, then इसी प्रकार यदि एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन टौ ताप पर Q ऊष्मा लेता है तथा हिमांक बिंदु टो आई पर QI ऊष्मा देता है तो Q अपॉन QI इज इक्वल टू टो अपॉन टो आई। और यहां से हमने QI अपॉन Q की वैल्यू निकाली है टो आई अपॉन टो। सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन ये है। सो QS अपॉन Q इज इक्वल टू टो S अपॉन टो एंड QI अपॉन Q इज इक्वल टू टो I अपॉन टो। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस समीकरण में से ये समीकरण हम घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा, QS माइनस QI अपॉन Q इज इक्वल टू टो S माइनस टो I अपॉन टो। सो QS माइनस QI अपॉन Q इज इक्वल टू टो S माइनस टो I अपॉन टो। बट टो S माइनस टो I इज इक्वल टू 100। ये अभी हमने पहले लिखा था कि टो S एंड टो I का जो डिफरेंस है वो हमारा 100 डिग्री है, तो इसको हम 100 रख देते हैं। सो QS माइनस QI अपॉन Q इज इक्वल टू 100 अपॉन टो, और यहां से हम टो की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमको मिल जाएगा टो इक्वल टू 100 इंटू Q अपॉन QS माइनस QI। क्योंकि टो को हमने यहां पर भेज दिया तो ये पूरा उल्टा होके यहां पर आ जाएगा। सो टो इक्वल टू 100 इंटू Q अपॉन QS माइनस QI। By using this formula, we can calculate the unknown temperature tau. इस सूत्र का प्रयोग करके हम अज्ञात ताप tau का मान ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमको QI, QS एंड Q की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम tau की वैल्यू निकाल सकते हैं, tau का मान ज्ञात कर सकते हैं। So, if a reversible engine working between the two temperature and the work done by it is the 100th part of the work received from the reversible engine working between the steam point and the ice point, then the temperature difference
between which this engine works will be 1 Kelvin। तो एक उत्क्रमणीय इंजन जो किन्हीं दो ताप के मध्य कार्यरत है तथा इसके द्वारा किया गया कार्य एक उत्क्रमणीय इंजन जो वाष्प बिंदु एवं हिमांक बिंदु के मध्य कार्यरत है द्वारा किए गए कार्य का 100वां भाग हो तो इन तापों का अंतर जिसके मध्य यह इंजन कार्यरत है 1 केल्विन होगा। नाउ आइडेंटिटी ऑफ परफेक्ट गैस स्केल एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो आदर्श गैस ताप पैमाना तथा परम ताप पैमाने के मध्य समरूपता या एकरूपता। तो कहने का मतलब यह है कि हमको यह चेक करना है कि आदर्श गैस ताप पैमाना तथा परम ताप पैमाना दोनों एक ही है, दोनों समान हैं। So identity of perfect gas scale and absolute scale of temperature. If an engine working between the two temperatures T1 and T2 measured by perfect gas scale, then यदि एक इंजन दो तापों T1 तथा T2 के मध्य कार्य करता है, यहां T1 स्रोत का ताप है एवं T2 सिंक का ताप है, तो इंजन की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1 is equal to 1 minus T2 upon T1। तो यहां से हम 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो यह आएगा Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1। और अगर इसको उल्टा करोगे तो हमको मिल जाएगा Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2। If the temperature of the same source and the sink are measured on Kelvin's absolute scale of temperature, यदि इन्हीं स्रोत एवं सिंक के ताप केल्विन के परम ताप पैमाने पर मापे जाए तो Q1 upon Q2 की वैल्यू τ1 upon τ2 होगी। तो परफेक्ट गैस स्केल हमको Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2 मिला है एंड केल्विन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या केल्विन के परम ताप पैमाने पर इनके मान Q1 upon Q2 is equal to τ1 upon τ2 मिले हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। सो T1 upon T2 is equal to τ1 upon τ2। Thus, the ratio of any two temperature on the thermodynamic scale is same as on the perfect gas scale। इस प्रकार किन्हीं दो तापों का ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर अनुपात आदर्श गैस ताप पैमाने पर तापों के अनुपात के बराबर होता है। So T1 upon T2 is equal to τ1 upon τ2, अभी हमने निकाला है। If T2 equal to 0, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, τ2 equal to 0। Thus, the zero of the absolute scale is identical with the zero of the perfect gas scale। इस प्रकार परम ताप पैमाने का शून्य तथा आदर्श गैस ताप पैमाने का शून्य समान है, आइडेंटिकल है।
ऑन द परफेक्ट गैस स्केल, आदर्श गैस ताप पैमाने पर टी स्टीम माइनस टी आइस इज इक्वल टू 100। तो इन तापों का अंतर 100 के बराबर होगा। ऑन द थर्मोडायनामिक स्केल फॉर द सेम टू फिक्स्ड पॉइंट, ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर या केल्विन ताप पैमाने पर या परम ताप पैमाने पर इन्हीं दो बिंदुओं का अंतर टॉ स्टीम माइनस टॉ आइस इज इक्वल टू 100 होगा। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? टी स्टीम माइनस टी आइस इज इक्वल टू टॉ स्टीम माइनस टॉ आइस। So T steam minus T ice is equal to tau steam minus tau ice. Now, eta is equal to 1 minus T ice upon T steam is equal to 1 minus tau ice upon tau steam होता है। तो यहां से अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा T steam minus T ice upon T steam is equal to tau steam minus tau ice upon tau steam। बट ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा T steam is equal to tau steam। तो ये दोनों 100 थे, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो T steam is equal to tau steam, अर्थात वाष्प का परम ताप पैमाने पर मान तथा वाष्प का आदर्श गैस ताप पैमाने पर मान समान होता है। तो स्टीम का टेम्परेचर चाहे परफेक्ट गैस स्केल पर लो या थर्मोडायनामिक स्केल पर लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों का मान समान होता है। सो टी स्टीम इक्वल टू टॉ स्टीम। It means the steam point on the perfect gas scale has the same numerical value as on the absolute scale of temperature। इस प्रकार परम ताप पैमाने पर वाष्प बिंदु का मान आदर्श गैस ताप पैमाने पर वाष्प बिंदु के मान के बराबर होता है, आंकिक रूप से बराबर होता है। सिमिलरली T ice is equal to tau ice। It means the ice point is same on the two scale। अतः दोनों ताप पैमाने पर हिमांक बिंदु समान होता है। आइस का टेम्परेचर या बर्फ का ताप समान होता है। इन जनरल T इक्वल टू टॉ, तो व्यापक रूप से T इक्वल टू टॉ अर्थात परम ताप पैमाना तथा आदर्श गैस ताप पैमाना समान है, आइडेंटिकल है। Thus the temperature on the perfect gas scale agrees with the corresponding temperature on the thermodynamic scale। अतः आदर्श गैस ताप पैमाने पर ताप का मान पूर्णतः ऊष्मागतिकी ताप पैमाने पर ताप के संगत है। तो चाहे परफेक्ट गैस स्केल पर टेम्परेचर निकालो या थर्मोडायनामिक स्केल मींस एब्सोल्यूट स्केल पर टेम्परेचर निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, दोनों का मान समान आता है। Thus the Kelvin's thermodynamic scale is completely identical with the perfect gas scale। इस प्रकार केल्विन का ऊष्मागतिकी ताप पैमाना आदर्श गैस ताप पैमाने के पूर्णतः समरूप है, आइडेंटिकल है। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स्ट हीट थ्योरम। यह नर्स्ट की ऊष्मा प्रमेय भी कहलाता है। Since the second law of thermodynamics only give the information about the entropy between two equilibrium state, चूंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम केवल दो साम्य अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी के बारे में जानकारी प्रदान करता है, it does not provide the information about a reference point at which the value of entropy is zero. यह उस रेफरेंस बिंदु के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है जहां पर एंट्रोपी का मान शून्य हो। तो ऐसा पॉइंट जहां पर एंट्रोपी हमारी जीरो होती है, उस पॉइंट के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब इसके लिए नर्स्ट ने अपनी थ्योरम दी थी, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, इफ अ सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देन इट्स एंट्रोपी विल बी a universal constant and for convenience it is taken as zero. नर्स्ट के अनुसार यदि एक निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होगी तथा कन्वीनियंस के लिए या सुविधा के लिए इसका मान हम शून्य मान लेते हैं। दिस इज नर्स्ट हीट थ्योरम और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। और इसी को इसने मॉडिफाई किया है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल द रिएक्शंस इन सॉलिड स्टेट ऑकर विदाउट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। या परम शून्य ताप पर ठोस अवस्था की सभी अभिक्रियाएं निकाय की कुल एंट्रोपी में बिना परिवर्तन के संपन्न होती है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ T1 and T2 are the temperature of the two system, then the change in entropy. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार यदि दो निकाय के ताप T1 एवं T2 हो तो उनकी एंट्रोपी में परिवर्तन S2 minus S1 is equal to इंटीग्रेशन T1 to T2 dq by T, क्योंकि dq by T हमारा एंट्रोपी होता है, S होता है। सो T1 से T2 टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, सो चेंज इन एंट्रोपी हमारा ये आ जाएगा। इफ T1 इक्वल टू 0 देन S1 इक्वल टू 0। यदि T1 का मान शून्य हो तो परम शून्य ताप पर एंट्रोपी 0 होती है, इसलिए S1 की वैल्यू 0 होगी। से आ जाएगा S2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T2 dq by T। इफ T2 इक्वल टू 0 देन फॉर जीरो एंट्रोपी स्टेट, यदि T2 इक्वल टू 0 हो तो शून्य एंट्रोपी अवस्था के लिए S2 is equal to integration 0 to 0 dq by T and this will be 0। से हमारा जीरो एंट्रोपी स्टेट होगा। यह वह अवस्था होगी
जहां पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है। तो यहां पर हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसमें अपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री की साइज क्या होगी, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पर क्यों नहीं मिलता है, एंड थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर दोनों आइडेंटिकल है। ये सारे टॉपिक हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। सो गुड बाय।